Hello, friends. Welcome to Samdarshi. My name is Saurabh, and today we are going to discuss a very important issue pertaining to our country, and that is the recently introduced amendment bill, that is वक्फ बिल 2024 2024 का ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसको इस बार के बजट सेशन में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और जो कि यूनियन पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी हैं किरण रिजिजू साहब, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो आने वाले दिनों में न्यूज़पेपर्स में आप इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डिबेट्स पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे। यू विल ऑल्सो लिसन द वेरियस टीवी डिबेट्स अबाउट दिस इशू, तू मैमे बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस इशू अज्यूम्स ए ग्रेटर सिग्निफिकेंस over all the other articles that you are going to read and study in the newspapers in the coming days। तो ये बहुत ही पॉलिटिकली हॉट टॉपिक है और इसीलिए इसका जो सब्सटेंस है वो मिस हो जाता है, जो शोर शराबा इस इशू के अराउंड कम्युनल इमोशनल बेसिस पे क्रिएट किया जाता है। सो दैट इज वाई इसका डिटेल में एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मिनिस्टर साहब ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है 2024 के अगस्त में इस बिल को पहली बार लाया गया था। तब पार्लियामेंट के अंदर इसमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, देयर वाज सम डिसएग्रीमेंट्स, तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया गया और उस कमेटी ने डिटेल में अपनी रिपोर्ट दी है जनवरी के अंदर। आफ्टर गोइंग थ्रू ए लॉट ऑफ कंसल्टेशन, जेपीसी का जो काम होता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर साथ बैठते हैं और क्लॉज बाय क्लॉज बिल के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जाती है। सो काफी एक प्रोफेशनल वर्क ये होता है। उसके बाद अब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके पास होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। सो वफ को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। व्हाट इज वफ? इट्स ए परमानेंट डेडिकेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी बाय ए पर्सन फॉर ए पर्पस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल बाय मुस्लिम लॉ। अगर आप एटमोलॉजी में जाएंगे वफ की, तो आपको दिखाई देगा दिस वर्ड इज अरेबिक इन ओरिजिन। तो मोस्टली जो उर्दू के जो डोमिनेंट वर्ड्स होते हैं, जो हमें कॉमन सेंस की भाषा में समझ में नहीं आते, दैट दे आर कमिंग फ्रॉम ए कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेबिया और पर्शिया। तो इसको अगर आप कहें तो दान एक क्लोजली मीनिंग में क्लोज एक वर्ड इंडियन लैंग्वेजेस से निकल के आएगा। तो कोई मुस्लिम फैमिली इंडिविजुअल है, वो अपनी जमीन को दान में दे रहे हैं इन द ग्लोरी ऑफ अल्लाह whom they worship and basically for the purpose of promoting his or her religion। एक तरीके से इसमें जो वफ है, इट्स पार्ट ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ। लीगली दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पर्सनल लॉ? पर्सनल लॉ में हम बात करते हैं किसी कम्युनिटी के इश्यूज जो कि मैरिज से जुड़े हुए हों, डिवोर्स से जुड़े हुए हों, इनहेरिटेंस से जुड़े हुए हों या सक्सेशन से जुड़े हुए हों, इनको हम बोलते हैं पर्सनल इश्यूज। तो हिंदू कम्युनिटी के लिए इंडिया में एक अलग कानून है, सिख कम्युनिटी के लिए अलग है, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए अलग है। सो दिस इज द पार्ट लार्जर एजेंडा ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। इट्स ए थाली वर्जन। तो थाली में जैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां और बाकी जो भी आप खा रहे हो, दे आर लोकेटेड सेपरेटली इन डिफरेंट कटोरीज बट दे आर एसेंशियली पार्ट ऑफ द सेम थाली। दिस इज हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज। तो उसको प्रमोट करता है ये आइडिया एक तरीके से जो पर्सनल लॉ का है। नाउ अगर हम वफ की बात करें तो किस पर्पस के लिए जमीन दान में दी जा सकती है? मेंटेनिंग मॉस्क और ग्रेवयार्ड्स, जो कब्रिस्तान होते हैं या जो मस्जिदें होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, एस्टैब्लिशिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच इज अ वेरी नोबल थिंग, एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू पुअर एंड डिसेबल्ड। इसके तहत ये जमीनें दान में दी जाती हैं। नाउ इन इंडिया आप वफ को क्रिएट कैसे करते हो? अगेन दीज डिफिनीशंस, दीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। अगर हमें समझना है कि लार्जर इशू क्या है, किस बात के ऊपर इतना सारा हल्ला जिसे हम कह रहे हैं वो हो रहा है, तो वफ जो है उसको क्रिएट किया जाता है कई तरीकों से। इसमें से एक है डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू ओरल और रिटन डीड। जिस व्यक्ति की जमीन है उसने ओरली या रिटन माध्यम से उस जमीन को दान दे दिया है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लैंड फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस, अगर लॉन्ग टर्म में है वो जमीन यूज में हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई खेत है किसी गांव में और उसको बहुत सालों से एज ए ग्रेवयार्ड जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसके उस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको भी हम वफ लैंड कह सकते हैं। और एंडाउमेंट अपॉन द एंड ऑफ लाइन ऑफ सक्सेशन, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में इन किसी इंडिविजुअल ने, जो हेड है फैमिली का, उसने जो जमीन है वो दान में दे दी है। ये एक मेथड है दैट इज कॉल्ड वफक अलाल औलाद। इसका मतलब जब तक उस व्यक्ति की सक्सेशन जो
लाइन है वो इंटैक्ट रहेगी, दैट लैंड विल बी देयर इन देयर फॉर देयर यूज। जो टाइटल है लैंड का वो वफ को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उससे जमीन से या प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो फैमिली को सपोर्ट करेगी टिल द सक्सेशन लाइन इज इंटैक्ट। और उसके बाद जो उसकी इनकम है, टाइटल तो ऑलरेडी शिफ्ट हो गया वफ को, वो भी शिफ्ट हो जाएगी वफ की तरफ। दैट इज कॉल्ड वफ़ अलाल औलाद। क्रिएटर जो वफ का होता है उसको वाकिफ कहते हैं, और जो मैनेजमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली उसको मुतावली कहा जाता है। दीज डिफिनीशंस आर क्रिटिकल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फुल इशू। नाउ हिस्ट्री क्या है वफ की? तो इंडिया में जब से ब्रिटिश रूल आया, किस साल से आया एग्जैक्टली कहना कठिन है, बट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1757, 1764, उसके बाद से एक जो पूरी प्रोसेस चलती है एक सेंचुरी तक, जिसमें कंप्लीट ब्रिटिश डोमिनेशन होता है इंडिया का, और डिफरेंट इथनिसिटीज, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स अंडर वन अम्ब्रेला ये आते हैं ब्रिटिश रूल की। वहां पे ब्रिटिशर्स को ये दिखाई देता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रीजन्स हैं, और हर कम्युनिटी के अपने अलग अलग कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, जिनके माध्यम से वो चल रहे हैं। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज भी उसी को फॉलो करती हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल 1937, जब शरीयत एक्ट निकल के आता है। उसके पहले कस्टमरी लॉज होते थे, एंग्लो मोहम्मदन लॉज होते थे। तो स्ट्रिक्ट इस्लामिक, मुस्लिम्स के केस में स्ट्रिक्ट इस्लामिक कोई ऐसा कानून नहीं था, अम्ब्रेला लॉ, जिसके तहत सारा कुछ मुस्लिम से जुड़ा हुआ जो मामला है पर्सनल लॉ का, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, सक्सेशन, मैरिज, इनको डील किया जा सके। कोई सेंट्रल लॉ नहीं था, जैसे मैंने आपसे कहा, जो कि यूनिफॉर्मली पूरे देश में अप्लाई हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अलग कानून था, बंगाल के मुस्लिम्स कुछ अलग फॉलो करते थे, गुजरात के कुछ मुस्लिम्स कुछ अलग फॉलो करते थे, और पर्सनल लॉ जो है डिफरेंट प्रोविंसेस के बेसिस पे बनाए गए। और प्रीवी जो कोर्ट की रूलिंग्स थी उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट, अगर आप उसको इक्विवेलेंट के तौर पर देखना चाहें तो, और इनकी रूलिंग्स ये आधार बनती थी कि क्या जूरिप्रूडेंस में होगा एग्जैक्टली। इस कंटेक्स्ट में ये जो एक केस आया अबुल फटा मोहम्मद वर्सेस रसमया दूर चौधरी 1894 का, ये प्रीवी काउंसिल का केस है जिसने वफ की नींव रखी लीगली, जिसने वफ की नींव इंडिया में एक तरीके से रखी है। तो इसमें हुआ ये कि अबुल फता जो मोहम्मद द पर्सन क्रिएटेड ए वकफ अलाल औलाद, और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वफ को दे दी, लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा टाइटल शिफ्ट हो गया, लेकिन कुछ जो इनकम उस प्रॉपर्टी से निकल के आ रही थी वो फैमिली की तरफ की गई अंटिल द सक्सेशन लाइन सर्वाइव्स। तो एज यू कैन इमेजिन कि सक्सेशन लाइन तो बहुत बड़ी होगी भाई, द पर्सन, उसको हिज सन एंड हिज सन एंड हिज सन, सो इट विल कंटिन्यू फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब उस वक्त जो इनहेरिटेंस लॉज थे इस्लामिक, जैसे फराइद जिनको कहा जाता है, ये शेयर बेस्ड सिस्टम होता है, बहुत ही फिक्स्ड शेयर इसमें होते हैं। तो जो हस्बैंड है, जो व्यक्ति जिसके नाम प्रॉपर्टी है, उस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को एक हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा उसके पेरेंट्स को मिलेगा, एक बड़ा पोर्शन जो है वो उसके लड़कों को मिलेगा, और उसका हाफ पोर्शन उसकी लड़की को मिलेगा। सो दिस इज ए फिक्स्ड सिस्टम, नथिंग टू बी नेगोशिएट, यू कैन नॉट नेगोशिएट दैट। तो 1/6 फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को मिलेगा। अगर जो व्यक्ति है इसकी जान गई, उसके अगर फादर जिंदा है, मदर जिंदा है, तो 1/6 उनको मिलेगा। 1/8 मिलेगा अगर आप देखें उसकी वाइफ को, और अगर आप परसेंटेज वाइज पे जाएं तो 22% अराउंड उसके लड़के को मिलेगा। अगर 2 लड़के जिंदा है तो 22% मिलेगा, लड़की को उसका हाफ मिलेगा। तो इस इनहेरिटेंस लॉ को, जो फराइज जैसे हम कहते हैं, इसको बाईपास करने के लिए इन्होंने वकफ अलाल औलाद को क्रिएट किया। नाउ दिस केस वेंट टू प्रीवी काउंसिल, जिसने प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ये चैरिटेबल डीड के लिए नहीं बनाया गया है, जो वक्फ डीड बनाई गई है वो चैरिटेबल और पायस समझ में नहीं आती, इनहेरिटेंस लॉ को बाईपास करने के लिए यहां पे इन्होंने ये जुगाड़ किया है, तो हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं जानते। So this is what they did, and it was seen as an interference in the Muslim personal matters. Now come forward the politics. ब्रिटिश कॉलोनियल सेटलर्स थे, उनका 1905 के बाद से, स्वदेशी आंदोलन के बाद से अगर आप देखें, उसके पहले उन्होंने नीड डाल दी थी, पर उसके बाद से उन्होंने सीरियसली हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड है उसको और वाइडन करना शुरू किया, ताकि अपने फायदे के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सके। बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में, जिसको बाद में 1912 में उसको उनको हटाना पड़ा,
लेकिन इस बीच उन्होंने जो लीगल एस्पेक्ट्स थे, जो मुस्लिम कम्युनलिज्म को, सेपरेटिज्म को बढ़ावा दें, उसको उन्होंने पुश करना भी शुरू किया। और बंगाल की पार्टीशन की डिमांड मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट की तरफ से थी पहले भी, लेकिन जब बाद में उसको अनल करना पड़ा, 1912 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा, तो लॉर्ड हार्डिंग उस वक्त के वायसराय थे, उन्होंने सोचा कि भाई वी हैव टू प्लेकेट द मुस्लिम कम्युनिटी, और स्पेसिफिकली द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो वहां पे उन्होंने मुसलमान वफ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 को वो लेके आए, ताकि मुस्लिम्स को प्लेकेट किया जा सके कि भाई हमें वापस लेना पड़ा बंगाल का पार्टीशन, लेकिन फिर भी हम आपको ये दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे डिड इट। और उन्होंने नींव एक लीगल इसकी रख दी। बाद में 1923 में भी वो एक अमेंडमेंट लेके आए और इसको स्ट्रिक्ट किया। बाद में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म था, उसका जो विजन था कि एवरीबडी शुड हैव ए शेयर एंड स्टेक इन इंडियन नेशन, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 के तहत इमोटलाइज किया गया कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस डोमिनेशंस हैं, वो दे कैन एडमिनिस्टर एंड रन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। उसके तहत एक तरफ देखिए, और जो लार्जर फीलिंग थी सेकुलरिज्म के, जो आइडियल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे धर्मनिरपेक्षता के, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने वफ एक्ट्स लेके आई, 1954 में लेके आए वो। इसमें उन्होंने जो वफ सेंट्रल जो एक काउंसिल होती है वफ की, और जो स्टेट बोर्ड्स हैं, उसमें उनके ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने रिफॉर्म करना शुरू किया। इस कड़ी में 1995 का कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 1990s का डिकेड याद कीजिए, जब 3M प्रॉब्लम इंडिया में चल रही थी। 3M जिसमें से पहला है मंदिर, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट पीक पे था। दूसरा मार्केट 1991 के LPG रिफॉर्म्स हुए। और तीसरा जो अगर आप देखें तो मंडल मूवमेंट चल रहा था रिजर्वेशन के लिए। तो इंडिया में काफी ज्यादा इश्यूज थे उस वक्त, और देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए देयर वर सम डिसीजंस व्हिच वर टेकन बाय द देन गवर्नमेंट, जिसमें से एक था वफ एक्ट को और मजबूत करना, जिसमें उन्होंने 1995 के इस कानून के तहत किया। फास्ट फॉरवर्ड आइए 2013 में, चुनाव के ठीक पहले यूपीए गवर्नमेंट ने भी अमेंडमेंट किया इस कानून में, और कहा कि भाई अभी तक सिर्फ मुस्लिम्स वफ क्रिएट कर सकते थे, अब नॉन मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, पारसी, दे कैन ऑल्सो क्रिएट वफ। और कोई और जो कानून है अंडर सेक्शन 108 ऑफ दिस लॉ विल नॉट ओवरराइड द वफ एक्ट। एक तरह से ओवर आर्चिंग पावर वफ बोर्ड को, वफ काउंसिल को इन्होंने प्रोवाइड कर दी, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा अगर आप देखें तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भारत में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच खड़े हो गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कि क्या हो रहा है। और अगर आप डेटा की बात करें, डेटा इज वेरी क्रिटिकल। सितंबर 2024 तक का डेटा अगर आप देखें तो 8.7 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं इंडिया के अंदर। और स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट कहती है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने सर्वे नहीं किया है। रिमेंबर, लैंड जो है इंडिया में वो स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का कोई से नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कह रहा है कि भारत जो है हैज द लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये बात बार बार कही जाती है कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है इंडिया में वक्फ, आफ्टर डिफेंस एंड रेलवेज। सबसे ज्यादा जमीनें इनके पास है, 1.2 लाख करोड़ ऑलमोस्ट इसकी वर्थ आंकी जा रही है। और अगर आप देखें इस टोटल जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसको अगर हम डिवाइड करें नंबर्स में, तो ग्रेवयार्ड 17% इसमें निकल के आते हैं, एग्रीकल्चर लैंड विच इज वेरी क्रिटिकल 16%, मॉस्क 14%, और शॉप्स जो हैं 13% हैं, जिसमें से 7% आर इनक्रोच्ड, 2% अंडर लिटिगेशन, कोर्ट में केस चल रहा है, और 50% का स्टेटस हमें मालूम नहीं है। तो काफी बड़ी अगर आप देखें जो लैंड पूल है वो वफ के पास यहाँ अवेलेबल है। इंडिया जहां जो कि लैंड स्कैर्स कंट्री है। अगर स्टेट्स की बात करें टॉप 7 में उत्तर प्रदेश आता है 27%, वेस्ट बंगाल 9, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना एंड अदर्स। सो दिस इज ए ह्यूज ह्यूज नंबर। अगर आप प्रॉपर्टीज की देखें तो अकेले 2,32,547 सिर्फ उत्तर प्रदेश में। नाउ ये जो बिल सरकार लेके आई है, इसमें इसको डिटेल में एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पहले इसके हम फैक्ट्स के बारे में जाएंगे, देन आई विल टॉक अबाउट द फिलोसफी बिहाइंड दिस लॉ, जो कि अब होपफुली पार्लियामेंट इसको पास करेगी। तो हुआ क्या है, जो फॉर्मेशन है वक्फ का 1995 के कानून के तहत, उसको इस कानून में चेंज करने की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 2013
में जो अमेंडमेंट लाया गया था 1995 के कानून में, उसमें कहा गया था कि नॉन मुस्लिम्स कैन ऑल्सो फॉर्म वफ। अब ये कह रहे हैं नहीं, आप 5 साल से अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तभी आप वफ फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लैंड रिलेटेड करप्शन इस कंटेक्स्ट में हो रहे थे। तो लोगों से फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करा के उनके डेथ बेड में उनसे साइन करवा लिया जाता था। कई सारे केसेस इस तरह के निकल के आए हैं। तो इसलिए 5 साल का उन्होंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि वफ बाय यूजर की अब लीगैलिटी नहीं होगी, कि कोई एरिया है सड़क के किनारे का जिसको इंक्रोच कर दिया गया है, वहां छोटी सी मजार बना दी गई है, अब कई सालों से मजार बनी हुई है, तो कानून के तहत, वफ बाय यूजर के तहत, वो मजार अब वफ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब कह रही है नया जो कानून आया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वफ अलाल औलाद मस्ट नॉट डिसइनहेरिटेड हेयर्स इंक्लूडिंग फीमेल हेयर्स। तो जो इनहेरिटेंस का जो कानून था मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उसको इस वफफ अलाल औलाद के तहत डिसइनहेरिट नहीं किया जाएगा। कि कोई एक व्यक्ति है, उसको अगर ये लगता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है इट शुड ओनली गो टू हिज सन्स नॉट टू डॉटर्स, ऐसा होता है कई बार बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की, उसको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो वफ नहीं मानी जाएंगी, दे विल सीज टू बी सो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो इंक्रोचमेंट है सरकारी जमीन का अंडर द ग्राव ऑफ द वफ लॉ वाज ह्यूज, वेरी ह्यूज। सर्वे जो वफ की प्रॉपर्टीज है उनको किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। इसमें पहले सर्वे कमिश्नर होता था, अब इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। और जो कंपोजिशन है सेंट्रल वफ काउंसिल का, उसको चेंज किया गया है। पहले इसमें मिनिस्टर जो चार्ज होता था वफ का, वो काउंसिल चेयरमैन होता था। एक काउंसिल बनाई गई थी, उसमें एमपीज होते थे और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इमिनेंट मुस्लिम पर्सनालिटीज होती थी। तो इसका जो कंपोजिशन है सरकार ने अब इस बिल के तहत चेंज करने का सोचा है कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स का होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो मेंबर्स हैं दे कैन ऑल्सो बी नॉन मुस्लिम्स। जरूरी नहीं है कि जो हाई कोर्ट का जज इसमें नॉमिनेट किया गया है वो मुस्लिम ही हो। इसके साथ साथ स्टेट जो वफ बोर्ड्स हैं वहां भी चेंजेस किए गए। पहले यहाँ इलेक्शंस होते थे स्टेट बोर्ड्स में 2 मेंबर्स के, तो उसमें जो एमएलए, एमपीज और एमपीसीज होते थे, अगर वो जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं वो वोटिंग करते थे। लेकिन अब इसको हटा दिया गया। अब कहा जा रहा है कि नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के अंदर। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था, सीईओ स्टेट बोर्ड का, वफ बोर्ड का, वो पहले मुस्लिम होना अनिवार्य था। अब ये बिल कह रहा है कि ऐसा अनिवार्यता नहीं है। इट्स नॉट मैंडेटरी एनी लॉन्गर। जो ट्रिब्यूनल कंपोजिशन था, तो 1995 का जो कानून है उसमें ये कहा गया कि कोई मामला अगर वफ डिस्प्यूट में है, कोई जमीन, आपकी जमीन को वफ बोर्ड ने कहा ये हमारी जमीन है, तो एक ट्रिब्यूनल के पास मामला जाएगा। अब ट्रिब्यूनल का जो कंपोजिशन था वैसा था कि उसमें डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लेवल के लोग होंगे, एक मुस्लिम लॉ को जानने वाला व्यक्ति होगा, और वो जो ट्रिब्यूनल है उसका फैसला फाइनल होगा। देयर इज ए फाइनलिटी अबाउट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। इसको चेंज किया गया है और ट्रिब्यूनल के कंपोजिशन को भी चेंज किया गया है। इसमें इमिनेंट मुस्लिम पर्सनालिटी को हटाने की बात की जा रही थी। अब ये बात निकल के आ रही है कि जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि नहीं, इमिनेंट पर्सनालिटी जो मुस्लिम लॉ को जानता हो उसको इसमें रखना जरूरी है। लेकिन जो राइट ऑफ अपील है वो दे दी गई है कि आप इसका फैसला फाइनल नहीं है, ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला दिया, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहले ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी एक तरीके से। तो दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंज विच वी आर लुकिंग इनटू। और जो कंपोजिशन है वफ बोर्ड का उसको आप देख सकते हो, पहले 8 से 12 मेंबर होते थे। अच्छा, ये जो बोर्ड्स हैं ये स्टेट लेवल पे, जो काउंसिल है वो सेंट्रल लेवल पे, तो अब 11 मेंबर होंगे। ये सारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होते थे, सारे मुस्लिम्स होते थे। यहाँ पे सारों को नॉमिनेट किया जाएगा, इलेक्शंस नहीं होंगे। और जो चेंज इन कंपोजिशन है वो आप देख सकते हो, they can be non-Muslim nominated, 1 chairperson, 1 MP, 1 MLA, 2 professionals, 1 officer of the state government and 1 member of the bar council. So this is how जो कंपोजिशन है काउंसिल का सेंट्रल लेवल पे, स्टेट बोर्ड का स्टेट के लेवल पे, उसको भी चेंज किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये बात उठ रही है कि भाई ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। हिंदू भी अपने मंदिरों को ट्रस्ट के माध्यम से चलाते हैं। गुरुद्वारा अपने गुरुद्वारों को, एक गुरुद्वारा एक्ट है उसके माध्यम से चलाता है। देयर आर क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस आल्सो हु रन द चर्चेस, और वो सारे उस रिलीजन के होने चाहिए। तो ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, जो मंदिर है राम अयोध्या का,
उसमें भी सारे हिंदूज हैं, इट इज देयर इन द लॉ दैट ऑल शुड बी हिंदूज। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ये कोई स्पेसिफिकली रिलीजियस बात नहीं है, और यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द वफ। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एंटायर बिल, कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी, उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो जिंदगी है, उस पर भी असर होता है बाय द डिसीजंस ऑफ द वफ बोर्ड्स एंड वफ काउंसिल्स। इसीलिए नॉन मुस्लिम्स का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, ये बात कही जा रही है। नाउ जेपीसी रिपोर्ट ने कहा कि भाई जो वफ बाय यूजर प्रॉपर्टीज थी, जो कि इस कानून के आने से पहले रजिस्टर्ड थी, उनको छुआ ना जाए और प्रोस्पेक्टिवली इस बात को लागू किया जाए। अगर हम 2024, ये कानून 2024 का है, अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है या 2025 में पास होगा, तो उसके पहले रिट्रोस्पेक्टिवली अगर आप देखें तो जो भी प्रॉपर्टीज बाय यूजर क्राइटेरिया वफ के पास है, उनको कोर्ट में अब चैलेंज नहीं किया जाएगा। ऐसी उम्मीद थी, अगर ऐसा होता है तो हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका लिटिगेशन हो जाएगा कोर्ट में, और एक कम्युनल इशू जो फ्लेयर अप है वो खड़ा होगा। तो ये बात कही जा रही है कि केवल प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा 2025 में, इस कानून के आने के बाद वफ बाय यूजर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। इसके अलावा ओनली पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years, जो मैंने आपको बताया, उनको बस परमिशन दी जाएगी वफ क्रिएट करने के लिए। कोई हिंदू, सिख, क्रिश्चियन क्रिएट नहीं कर सकते। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की जगह ऑफिसर ऑफ द अबव द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी देयर, जो कि डिटरमाइन करेगा प्रॉपर्टी की ओनरशिप, ताकि क्रेडिबिलिटी ज्यादा हो और छोटे छोटे डिस्प्यूट्स उभर के सामने ना आए। और वफ जो ट्रिब्यूनल है वो 3 मेंबर बॉडी ही बनी रहेगी, 1 मेंबर हैविंग नॉलेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिप्रूडेंस। ये कानून बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, जो राम जन्मभूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसमें भी मुस्लिम पार्टीज वेर सेइंग कि जो सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद है वो एक वफ प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट हैज बीन अंडर यूज बाय द मुस्लिम कम्युनिटीज फॉर प्रेइंग सिंस लास्ट 3 centuries। पिछले 3 सदी से उसका इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए किया जा रहा है, तो वो एक वफ प्रॉपर्टी है, हालांकि जिसको कोर्ट ने नहीं माना था। ऐसे बहुत सारे जो अपकमिंग अगर हम देखें जहां पर डिस्प्यूट्स उभरने की बहुत ज्यादा संभावना है, चाहे वो काशी हो चाहे मथुरा हो, वहां पे भी इनको वफ प्रॉपर्टी मुस्लिम कम्युनिटी कहती रही है, जो मस्जिदें वहां पे खड़ी हुई है। तो इसीलिए ये कानून जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, अगर हम देखें कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। नाउ, इस कानून के पहले हमने देखा ट्रिपल तलाक बैन किया गया इंडिया में। उसी कड़ी में अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटाई गई, और ये बात बहुत एक्टिवली कही जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आएगा, उत्तराखंड में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो यूसीसी जो एक डिमांड रही है राइट हिंदू राइट विंगर्स की, उसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये पिक्चर में फिट बैठता है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो रहा है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसको यू हैव टू सी इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट। जो माइनॉरिटी राइट्स का आइडिया है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। माइनॉरिटी राइट्स का ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे, आपको प्रिविलेज मिलेगा, आपको ओपन एक्सेस मिलेगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, ब्रेक्सिट वहां पे हुआ, चाहे यूरोप हो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे पोलैंड है, हंगरी है। ये डिबेट इंडिया में भी चल रही है कि इक्वालिटी की बात की जाए, मेरिट की बात की जाए, रादर देन एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस, एक्सक्लूसिव लॉज फॉर द कम्युनिटी। ये बहुत सारी इस तरह की बातें कही जा रही, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड जो है माइनॉरिटी राइट्स का जो आइडिया है वो चेंज हो रहा है कि अब बात इक्वालिटी पे होगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई स्पेशल प्रिविलेजेस आपको नहीं दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज और कास्ट और क्रीड और रेस और रिलीजन। ये बात अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इंडिया में भी लीडर्स कह रहे हैं। तो माइनॉरिटी राइट्स का जो आइडिया है वो चेंज हो रहा है, और इसी कंटेक्स्ट में इंडियन सेकुलरिज्म भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो सेकुलराइजेशन हो रहा है पर्सनल लॉ का इंडिया में। तो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, हर कम्युनिटी के अपने अलग अलग कानून हैं। इनको सिंक्रोनाइज करके, इनको सेकुलराइज करके, इनको मॉडर्नाइज करके एक यूसीसी बनाने की बात कही जा रही है, जो कि हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 44 का मैंडेट भी है। देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो करप्शन था, जो इंक्रोचमेंट के इश्यूज थे, जो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे वफ बोर्ड के, वफ काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके गवर्नेंस में, अब देयर इज ए
डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, मंडी, वहां का जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पे एक व्यक्ति ने क्लेम कर दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि इंडियन पार्लियामेंट को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने की मांग उठी है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने की मांग उठी है, गांव के गांव वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए जा रहे हैं बाय द वक्फ बोर्ड्स, और ओवर राइडिंग पावर्स है उनके पास। सेक्शन 108 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया था, कोई भी कानून उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक बार वफ डिक्लेयर हो गई, वंस ए वफ ऑलवेज ए वफ, ये जो एक डायलॉग बोला जाता है, दिस इज ट्रू अगर आप लीगली उसको देखें। इसलिए ये जो इश्यूज थे इनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है था कि इस तरह का कोई कानून लाया जाए, और ये जो फीलिंग ऑफ एक्सेस है, फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है अमॉन्ग ए वेरी वाइडर सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, उसको प्लेकेट किया जाए कि भाई आपके साथ भी अन्याय हम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ माइनॉरिटी राइट्स को भी यहाँ पे एक इंक्लूसिव डोमेन में लाने की बात की जा रही है। तो जो काउंसिल्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, इनमें मुस्लिम महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। शिया सुन्नी डिफरेंट डिनोमिनेशन जो है मुस्लिम रिलीजन के अंदर, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, और नॉन मुस्लिम्स को भी दिया जाएगा, ताकि जो फैसले लिए जाएं वो इंक्लूसिव हो, वो सस्टेनेबल एक तरीके से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो डिबेट है इंडियन सेकुलरिज्म की, इंडियन सेकुलरिज्म इज डेड। नो, इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट डेड, इट इज सिंपली गोइंग transformation, and the debate has a wider global connotation as well. I hope all of you liked the topic under discussion. What's your comment? What's your thought? You can write that on the comment section. If you have liked the video, you can join me also on Telegram. Please hit like, subscribe, and share the video. Thank you for giving me your time.